अंकित, अभिजीत कह रहे हैं कि आज तक जो ऐसे हादसे हुए हैं आफ्टर द इलेक्शंस, उसमें हमेशा ये देखा गया है कि जिन्होंने सत्ता हासिल की है उन्होंने जो ऑपोजिशन था उनके नेताओं को मारा है, लेकिन इस बार जिन्होंने सत्ता हासिल की है उन्हीं के नेताओं को यहां पे मारा गया है। तो इस तरीके, मतलब इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या रीजन है कि बंगाल की एक खूनी परंपरा अब तक कोई खंडित नहीं कर पाया? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह हमको इसका इतिहास समझना होगा। अभी जो अभिजीत बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो एक जो महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अगर हम जो है पश्चिम बंगाल के इतिहास को देखते हैं, पिछले 3-4 दशकों के इतिहास को देखते हैं, हुआ क्या है? हुआ यह है कि जब आप यहां पर आते हैं, इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूं, जब मैंने यहां से लोगों से बातचीत की है कि आखिर ये क्यों होता रहा है, उसकी वजह जो बड़ी निकल के आई है कि जो कैडर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत हद तक जो कैडर बेस्ड पार्टी, फिर चाहे वो लेफ्ट हो या ममता बनर्जी की जो पार्टी रही है, उसको भी उसी से जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर हुआ यह है कि जो लेफ्ट का जो कैडर था, जब ममता जो अस्तित्व में आई उनकी सरकार, तो वो लेफ्ट का कैडर धीरे धीरे करके वो ममता बनर्जी की सरकार में भी उसी तरीके से एक्टिव हुआ। यानी कि सरकार जरूर बदल गई, लेकिन जो सरकार का जो स्वरूप था, या ये कहा जाए कि जो सरकार की जो एक छवि थी, वो बहुत ज्यादा नहीं बदल सकी, वो बदलाव नजर नहीं आया। और वही कैडर अभी जो कई जगहों पर ये कोशिश ये कर रहा है कि वो बीजेपी में शिफ्ट हो, और इसको लेकर भी जो है कई जगहों पर ये जो है इस तरीके से जब उनको रोकने की कोशिश हो रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो वो लोग हिंसा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर घटना की बात करता हूं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहां पर ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा, या तमाम बड़े नेता अब सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि हम हारे नहीं, हमको जबरदस्ती हरा दिया गया और ये जो साजिश की गई, हमारे साथ चीटिंग की गई, तो उसके चलते हुआ यह है कि उनका एक तबका जो कैडर जो एग्रेसिव था, वो जो है और ज्यादा गुस्से में इस वक्त नजर आ रहा है, या ये कहें कि और ज्यादा भड़काने का काम अगर हम कहें शब्दों में, तो वो कहना गलत नहीं होगा। तो वो जो एक कैडर है जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, वो और ज्यादा भड़का हुआ है। तो वो भी एक वजह है कि कई जगहों पर ये हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो कल रात में घटना हुई है, निश्चित तौर पर इसको एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, एक प्री प्लान्ड मर्डर के तौर पर देखा जा रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरीके से ये जो है, इसको अगर सुपारी किलिंग कही जाए, या अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन ये तमाम थ्योरीज सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जब तक स्वेरिंग इन होता है, जब तक शपथ ग्रहण होता है, तब तक क्या ऐसी घटनाएं और हो सकती है? आपको क्या लगता है? आशंका बनी हुई है, आशंका, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो है इस वक्त देखिए, पूर्वी कल भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के सामने चुनौती यही है कि वो अपने कैडर को कैसे संभालते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आएंगे, इस तरीके की हिंसा होगी। लेकिन चौंकाता क्या है? चौंकाता यह है कि इस तरीके से अगर हत्या होती है, यहां पर शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी, जिनके साथ में एक सुरक्षाकर्मी भी रहता है कई बार, और वो लगातार शुभेंदु अधिकारी के साथ रहते हैं, तो एक तरह से यह संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि देखिए, आपके करीबी भी सुरक्षित नहीं है, और ये एक जो है चिंता का विषय है, और इसको कंट्रोल करना बीजेपी सरकार के लिए, आने वाली बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नक्कीच. तुम्हालाही असं वाटतं का अभिजित की खूप मोठी डोकेदुखी होऊ शकते आणि ममता अशाच पद्धतीने आव्हानातील राजकीय सुद्धा आणि रस्त्यावरही? अगदी थोडक्यात उत्तर द्या. पूर्वी ज्या पद्धतीचा बंगालचा इतिहास आहे तो उर्वरित भारताला माहित नाही. यूपी बिहार उगच बदनाम झाले असं मला वाटतं. बंगाल मधला जो रक्तचरित्र इतिहास आहे तो मागच्या 5 दशकांमधला आहे, आणि तो पुढचे काही महिने राहणार आहे. कारण काही लोकांना हा जय भाजपचा पचलेला नाही, आणि पराजय पचवायला त्यांना वेळ लागेल. त्या निराशातून अशा पद्धतीच्या घटना आगामी काळातही पाहायला मिळतील. परंतु नवीन भाजपचं सरकार जे येईल, नवीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, ते कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टींना हाताळतील यावरच तिथली कायदा सुव्यवस्था अवलंबून असेल. नक्कीच. आणि अशाच पद्धतीचं कायदा व्यवस्था, सुव्यवस्थेचं सुद्धा परिवर्तन कुठेतरी अपेक्षित आहे बंगालच्या नागरिकांना. धन्यवाद अभिजित, धन्यवाद अंकित, आमच्याशी चर्चा केल्याबद्दल. आणि बंगालचं रक्तचरित्र पाहिल्यानंतर आता तामिळनाडूचा सत्ता संघर्ष काय आहे ना, आपलं आयुष्य इतकं फास्ट झालंय की काल परवाच्या गोष्टी आपल्याला फार लक्षात राहत नाहीत. म्हणून जरा 2019 सालची घटना सांगते. ऑक्टोबर 2019ला महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल लागला. भाजप एकसंध शिवसेनेच्या युतीला 161 जागांचं स्पष्ट बहुमत मिळालं. पण एकट्या भाजपला 105 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना तेव्हाची एकसंध शिवसेना काही करून सोबत लागणारच होती. पण मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची आड आली आणि निवडणुकांमध्ये एकत्र असलेले भाजप शिवसेना वेगळे झाले.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. नेमकं त्याच काळात राज्याच्या राजकीय इतिहासात कधीही वाटलं नव्हतं अशी आघाडी सुद्धा जन्माला आली आणि ती होती महाविकास आघाडी. एकसंध शिवसेना, काँग्रेस आणि एकसंध राष्ट्रवादी. पण त्यांच्याही सत्तेचं समान वाटप यावरनं बैठकांचं सत्र सातत्याने सुरू होतं. मुख्यमंत्री कोण होणार यावरूनही अनेक नावं पुढे येत होती. आणि त्यातच देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांच्या साथीने सत्ता स्थापन केली. त्यावेळी शरद पवारांनी अजितदादांसोबतच्या आमदारांना परत आणलं आणि बहुमत चाचणी होण्याआधीच ते सरकार अल्पमतात आलं. परिणामी फडणवीसांनी राजीनामा दिला. पुढे महाविकास आघाडीचं सरकार आलं. त्यांच्याकडे आकडे असले तरीही ते अस्थिरच होतं. किती ते 2022ला एकनाथ शिंदेंचा बंड झाला तेव्हा सर्वांना कळलंच. असो, 2019ची आठवण का झाली आहे त्याचं कारण आहे तामिळनाडूचा निकाल आणि राजकीय ड्रामा. तर टीव्हीकेने ऐतिहासिक कामगिरी करत 234 जागांच्या तामिळनाडूमध्ये 108 जागा जिंकल्या. पण बहुमतापासून त्यांचा पक्ष 11 जागा दूर राहिलाय. आता पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून विजयनं बहुमतासाठी जुळवाजुळव सुरू केली आहे. पहिल्यांदा त्यांनी काँग्रेसशी संपर्क साधला. काँग्रेसनं पाठिंबा दिला. त्याच पाठिंब्यावरती विजयनं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरांची 2 वेळा भेट घेतली. पण त्याला सत्ता स्थापनेसाठी काही परवानगी मिळालेली नाहीये. आणखीन 2 महत्वाच्या गोष्टी म्हणजे प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून डीएमकेचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी विरोधातच बसण्याची तयारी केली आहे. पहिला 6 महिने तर कोणत्याही सरकारला धक्का लागणार नाही असा शब्दही दिलेला आहे. त्यामुळे आज असं वाटत होतं की राज्यपाल विजयला सत्ता स्थापनेसाठी परवानगी देतील. त्यामुळे आज विजय पुन्हा लोकभवनमध्ये पोहोचले. त्यांनी राज्यपालांसोबत पाऊण तास चर्चाही केली. पण राज्यपालांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे आणि 118 आमदारांच्या पाठिंब्याचं पत्र घेऊन आल्याशिवाय शपथविधी नाही असंही स्पष्ट केलंय. तोपर्यंत राज्यातल्या अण्णाद्रमुक पक्षाच्या आमदारांचा एक गट पुद्दुचेरीला पोहोचल्याची बातमी आली आहे. अण्णाद्रमुकच्या 47 पैकी 28 आमदारांचा गट पुद्दुचेरीच्या एका रिसॉर्टला पोहोचलाय. त्यामुळे अण्णाद्रमुक समोरही सगळे आमदार एकत्र ठेवण्याचं मोठं आव्हान आहे. तर तामिळनाडूसह सत्तेचा पेच कसा सुटणार आणि आकडे काय